हेलो क्लास। आप लोगों ने अभी तक जो सॉल्यूशन चैप्टर था क्लास 12th में, उनमें से जितने भी टॉपिक पढ़े हैं उनमें से जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से है दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हम लोगों ने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से ये समझा और जाना कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है। आपने ये समझा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी आइडियल सॉल्यूशन की जो केवल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती हैं, ना कि उनके नेचर पर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैन बी डिफाइंड एज दोज प्रॉपर्टी ऑफ द आइडियल सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नॉट ऑन इट्स नेचर। ये चीज पढ़ने के बाद आपने ये भी जाना कि चार तरीके की 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपके सिलेबस में है। इन 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पहला तो आप लोगों ने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा आपने पढ़ा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा आपने पढ़ा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। इन 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के नेम मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे, जिसमें से आपने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को ब्रीफली इसको चीजों को समझा। उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो डील होता है, न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल अप्रोच दोनों को आपने डील किया। अब मेरे सामने उन्हीं क्रम में एक नई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो अभी आपको पढ़ना है दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? चलिए शुरुआत करते हैं। अच्छा, जैसे कि मेरा प्यारा बेटा आप लोगों को ये हेडिंग से ही पता चल रहा है, क्या हेडिंग है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का क्या मतलब होता है? इंक्रीज हो जाना। और किस चीज का इंक्रीज हो जाना? बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज हो जाना, कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अब पहले तो हम इसकी हेडिंग को ही समझने की कोशिश करेंगे। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में आप समझे थे, ये जो वेपर प्रेशर में कमी होती थी वो क्यों होती थी? क्योंकि आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करते थे। यहां पर भी वही है, यहां पर भी क्या है? सेंटेंस लगभग वैसा ही। क्या है? एज वी ऐड, जैसे क्या करते हो आप? ऐड करते हो। एज वी ऐड, क्या ऐड करते हो मेरा प्यारा बच्चा? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट क्या होते हैं? जो वेपर में कन्वर्ट ना हो। जैसे ही आप क्या करते हो? ऐड करते हो द नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, तब जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज हो जाता है या वो एलिवेट हो जाता है। ठीक है, वो इंक्रीज हो जाता है। मतलब जो सीधा सा सेंटेंस कहता है, सेंटेंस ये कहता है कि तुम किसी भी लिक्विड या सॉल्वेंट के अंदर जैसे ही नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करोगे तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के ऐड करने पे उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। उसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं। प्रैक्टिकली ये कहानी ये कहती है, स्टेटमेंट तो समझ में आया कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अब मतलब को और अच्छे से समझने का ये है सेंस कि माना आपके सामने एक कोई कंटेनर है, माना आपके सामने कोई एक कंटेनर है बेटा। इस कंटेनर के अंदर आपने केवल पहले प्योर वाटर भर के रखा था, ये अभी नॉर्मल वाटर है, ये केवल प्योर वाटर है। अब अगर मैं नॉर्मल वाटर की बात करूं तो इस नॉर्मल वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब बोले तो 373 केल्विन। अब कहने का सेंस ये है कि अगर माना इस नॉर्मल वाटर के अंदर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दो। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब शुगर ऐड कर दो, आप इसके अंदर माना यूरिया ऐड कर दो, कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यूरिया ऐड कर दो, जो भी वेपर में कन्वर्ट ना। तो जैसे ही तुमने माना इसके अंदर NaCl डाल दिया, एक एग्जांपल के तौर पे हमने इसके अंदर एक NaCl डाल दिया, NaCl के मॉलिक्यूल डाल दिए, या फिर आप कहो कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। यू हैव टू एडेड नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। जैसे ही आपने इसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड किया तो ऐड करने से बॉइलिंग पॉइंट जो होगा अब एक्वस सॉल्यूशन का, वो मेरा प्यारा बेटा कम हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज का मतलब जहां पहले बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस था, अब हो सकता है वो बॉइलिंग पॉइंट 104 के आसपास हो जाए या समथिंग 103 डिग्री सेल्सियस सपोज। ठीक है, कुछ भी लेट कर लिया हमने।
मतलब चीजों को अगर मैं देखूं और समझने की कोशिश करूं तो उससे हमें यह पता चल रहा है कि अगर तुम किसी भी लिक्विड के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पे उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या हो जाएगा, इंक्रीज। नॉर्मल पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, नमक मिला दिया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। ये तो कहानी हुई थ्योरेटिकल अप्रोच की। ये थ्योरेटिकल अप्रोच की ये कहानी कि भाई बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। कब बढ़ जाता है बॉइलिंग पॉइंट? जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो। अब मन में क्वेश्चन आएगा कि सर क्यों? भाई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाने पे समझ तो लिया कि बढ़ जाता है बॉइलिंग पॉइंट जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो। क्वेश्चन मार्क कि क्यों ये बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा, एक हेडिंग तो ये दिमाग में बैठा लो प्यारा बेटा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ये बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन जब समझोगे ना तो आगे की थ्योरी थोड़ी ज्यादा समझ में आएगी। मुझसे कोई पूछे भाई बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एक तो डेफिनेशन वही पुरानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है दैट इज अ टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर जिस पर कोई भी लिक्विड जो होता है वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए। Boiling point can be defined as the temperature at which a liquid is converted into just start into vapor या gas। एक तो वो डेफिनेशन थी। यहां पर डेफिनेशन को थोड़ा प्रेशर, वेपर प्रेशर के रिस्पेक्ट में समझना है। तो वेपर प्रेशर के रिस्पेक्ट में डेफिनेशन जो बनती है उसको थोड़ा समझो। बॉइलिंग पॉइंट हम कहेंगे किसे? हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट कैन बी डिफाइंड एज दैट टेम्परेचर। मैं भी इसको समझाऊंगा तब थ्योरी पे आऊंगा। अगर मुझसे कोई पूछे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है तो हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट कैन बी डिफाइंड एज दैट टेम्परेचर। ये ऐसा टेम्परेचर होता है एट विच, ये ऐसा टेम्परेचर है जिसपे लिक्विड वेपर प्रेशर, जिसपे जो लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है मेरा प्यारा बेटा इट बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर। एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर मतलब वो टेम्परेचर जिसपे लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए, ऐसे पर्टिकुलर टेम्परेचर को तुम कहते हो बॉइलिंग पॉइंट। अब ये तो थोड़ा थ्योरी चल रही है, इसको समझते हैं तो ज्यादा अच्छे से चीजें कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। मैं इसी को समझाने के लिए आपके सामने कुछ कंसिडरेशन की चीजें लाता हूं। देखिए एक डायग्राम हमने बनाया, इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इस डायग्राम में हमने एक वेसल लिया। इस वेसल के अंदर हमने क्या किया मेरा प्यारा बेटा, नॉर्मल जो वाटर था इस नॉर्मल वाटर को फिलअप कर दिया। यू हैव टू फिल अप द नॉर्मल वाटर इनटू द कंटेनर। भैया नॉर्मल पानी आपने इस कंटेनर के अंदर भर दिया। अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तुमको पता है, मैं तुमको अगर याद दिलाऊं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल वाटर आपने भर दिया। तुमने क्या किया, तुमने इसको कंटेनर को हीट करने का काम स्टार्ट किया। तुमने इसको हीट करना स्टार्ट कर दिया। क्लियर प्यारा बेटा? पहले तो बॉइलिंग पॉइंट समझेंगे, फिर हम मुद्दे पे आएंगे क्यों इंक्रीज हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट। अब जब तुमने इसको हीट करना स्टार्ट किया, कंटेनर फॉर एग्जांपल मैंने क्या ले लिया, क्लोज। क्लोज कंटेनर क्या ले लें, ये ओपन ही लेते हैं। बाहर तो प्रेशर एक लग ही रहा होगा, और कौन सा प्रेशर लग रहा होगा, एटमॉस्फेयर का। बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। वी टेक इट 1 atm। बाहर से 1 atm प्रेशर लिक्विड सरफेस के ऊपर लग रहा है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अब होगा क्या भाई, हमने हीट किया। हीट करने पे जो वाटर के मॉलिक्यूल होंगे उनको एनर्जी मिलेगी। भाई एनर्जी क्यों मिलेगी, क्योंकि आपने पता है एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। ठीक, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तुमने क्या किया, तुमने जब हीट किया तो इन लिक्विड के वाटर के मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलना स्टार्ट हो गई। इनको जब एनर्जी मिलेगी, आपको पता है उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब ये रैंडमली मूवमेंट करने की कोशिश करेंगे, और रैंडमली मूवमेंट करने की कोशिश में ये कोशिश करेंगे कि सरफेस को बाहर छोड़कर निकल जाए, ये बाहर निकलने की भी कोशिश करेंगे। अब जो लिक्विड के मॉलिक्यूल, सुनिएगा बेटा, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल अंदर से जो सरफेस पे प्रेशर लगा रहे हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल अंदर से जो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं उसे मैं बोलूंगा लिक्विड का वेपर प्रेशर। एक एग्जांपल के तौर पे, तुमने जब हीट किया और हमने माना कि टेम्परेचर भाई 20 डिग्री सेल्सियस पहुंचा था, और
अब उस समय जो लिक्विड का प्रेशर है वो कितना क्रिएट हुआ, 0.3 atm क्रिएट हुआ। तो क्या ये मॉलिक्यूल बाहर निकल पाएंगे? बिल्कुल नहीं निकल पाएंगे। कोशिश तो बहुत करेंगे हम निकल जाए, लेकिन निकल थोड़ी पाएंगे। क्यों नहीं निकल पाएंगे? क्योंकि ऊपर से 1 atm का प्रेशर लग रहा है और अंदर से 0.3 atm। फिर भाई टेम्परेचर हमने और बढ़ाया। जब टेम्परेचर और बढ़ा के हम इसको ले गए फॉर एग्जांपल 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास। अब जब टेम्परेचर 60 डिग्री, ये देखिए डिफिनेशन बड़े काम आएगी, 11th क्लास में भी ये मैंने पढ़ाया था। तो जब टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास ले गए, अब और एनर्जी अंदर के मॉलिक्यूल की एनर्जी जब और ज्यादा, तो वो और ज्यादा लिक्विड अंदर से प्रेशर क्रिएट करेगा। जब लिक्विड अंदर से और प्रेशर क्रिएट करेगा, हमने फॉर एग्जांपल कहा 0.8 atm, वो कितना प्रेशर क्रिएट किया अंदर से? 0.8 atm। अब भी स्टिल इस समय भी जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं ये अभी भी सरफेस को छोड़ के बाहर नहीं निकल पाएंगे। क्यों नहीं निकल पाएंगे? क्योंकि जो लिक्विड अंदर से प्रेशर क्रिएट कर रहा है इस समय वो 0.8 atm है, लेकिन अभी ऊपर से कितना प्रेशर लग रहा है? 1 atm। तो क्या वो निकल पाएंगे? बिल्कुल नहीं निकल पाएंगे। निकल कब पाएंगे? जब अंदर का प्रेशर 1 atm से ज्यादा या इक्वल हो जाए। फिर उस कंडीशन पे जब हम और हीट करते हैं तो एक टेम्परेचर आता है मेरा प्यारा बेटा, एक टेम्परेचर ऐसा आता है जिस पर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है, ध्यान दीजिएगा, जिस पे लिक्विड का जो अंदर का वेपर प्रेशर है वो अब 1 atm के बराबर हो गया। जैसे बराबर हुआ फिर तो भाई बराबर की बात होगा ना, फिर थोड़ी सुनेंगे मॉलिक्यूल, वो तुरंत सरफेस को बाहर छोड़ के जाने की कोशिश स्टार्ट कर देंगे। तो तुमने क्या समझा कि वो टेम्परेचर इन टेम्परेचरों पे लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के बराबर नहीं था। वो टेम्परेचर एट विच लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए, उस टेम्परेचर को तुम एक नाम देते हो, दैट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? अब मुझको या आपको इस बात को समझने में ज्यादा परेशानी नहीं है कि भाई बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ। मुझसे कोई पूछेगा कि बताओ बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिसपे लिक्विड का वेपर प्रेशर, अभी मैं स्टार्ट करूं बेटा। मेरा बच्चा, हम लोगों ने अभी तक बॉइलिंग पॉइंट की जो डिफिनेशन थी वो बॉइलिंग पॉइंट की डिफिनेशन तो समझ में आ गया हम लोगों को बॉइलिंग पॉइंट में ये समझ में आया कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिसपे लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के क्या हो जाता है? इक्वल। अब इतनी चीज समझ लेने के बाद जब हम लोगों को बॉइलिंग पॉइंट की डिफिनेशन समझ में आ गई, तो अब हम मेन कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं। जो ये यहाँ पर हमने लाइन लिखी है, क्या हमने लाइन लिखी है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि अगर तुम किसी भी लिक्विड के अंदर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हो, सुनिएगा, अगर तुम किसी लिक्विड के अंदर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हो तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। इसको समझने की जरूरत है। अब हम लोग ये समझेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ गया, ये थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा एक वर्क करता हूं, यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा था कि जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था, यही तो समझाया था कि भाई जब तुम हीट कर रहे थे और हीट करने पे जब टेम्परेचर की वैल्यू 100 डिग्री सेल्सियस पहुंची थी, जो कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, उस समय लिक्विड का जो वेपर प्रेशर था, उस समय जो लिक्विड का वेपर प्रेशर था अंदर से वो कितना लग रहा था? 1 atm, और किसके? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया था। ये चीज समझ में आई थी। अब एक बात समझो जिससे तुमको समझ में आएगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा क्यों। हमने क्या किया? हमने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। हमने क्या कर दिया मेरा बच्चा? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किया। यहां पर ये क्या है? इसको हमने नाम दिया नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। अब मैंने आपसे कहा क्या? हमने ये कहा कि इफ यू ऐड, जब आप क्या करते हो मेरा प्यारा बच्चा? ऐड करते हो। क्या ऐड करते हो? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हो। अच्छा, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो उससे सर हुआ क्या? आपने इससे पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करोगे, उससे जो लिक्विड का वेपर प्रेशर होगा, जो लिक्विड का वेपर प्रेशर होगा, वो लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम।
मतलब जैसे ही तुमने क्या किया, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया ना, तो इस टेम्परेचर पे जहां पर लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 atm हो जा रहा था, अब 1 atm नहीं होगा, अब उससे उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि पहली क्लास में पढ़ा है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में। मतलब तुम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दोगे तो भले तुम टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस कर लो, लेकिन लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 atm नहीं होगा। हो सकता है लेट सपोज कि ये कितना वेपर प्रेशर हो जाए, 0.9 atm। अगर ये 0.9 atm है एक एग्जांपल के तौर पे इस टेम्परेचर पर, तो क्या इस टेम्परेचर पे बॉईल करेगा लिक्विड? बिल्कुल नहीं बॉईल करेगा। बॉईल तो तब करता है ना जब वो एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर होता है। तो होगा क्या फिर अब एटमॉस्फेयर के बराबर करने के लिए आपको एक्स्ट्रा हीट करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा हीट करने का मतलब हो सकता है कि 104 डिग्री सेल्सियस जब पहुंचोगे तब जाके वो 1 atm के बराबर आए। तो जब 104 पे पहुंचे तो बॉइलिंग पॉइंट अब 100 से कितना बढ़ गया, 104 बढ़ गया। मतलब तुमको क्या समझ में आना चाहिए मेरा बेटा, तुमको ये समझ में आना चाहिए कि जब तुम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हो तो उससे लिक्विड का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। लिक्विड का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया, इट मींस, इसका मतलब क्या हो गया मेरा बच्चा, इसका मतलब ये हो गया वी शुड हीट मोर। हमको क्या, वी शुड हीट मोर, हमको क्या करना पड़ेगा, अब ज्यादा हीट करना पड़ेगा। किस लिए ज्यादा हीट करना पड़ेगा? टू मेक, क्या करने के लिए, टू मेक लिक्विड वेपर प्रेशर, लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है उसको इक्वल करने के लिए, इसके इक्वल टू एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर। अब लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है उसको एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के इक्वल करने के लिए, भाई जब तक बराबर नहीं करोगे तो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। तो लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के इक्वल करने के लिए तुमको अब ज्यादा हीट करना पड़ेगा। ज्यादा हीट का मतलब एट मोर टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर तक हीट करना पड़ेगा। इससे क्या बात निकल के आ रही है, इससे ये बात निकल के आ रही है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, एलिवेट हो जाएगा, या बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हो जाएगा। बात समझ में आनी चाहिए सही तरीके से। क्या हमने आपसे कहा, यहां पर चीजें देखो कैसे लिखी हैं, क्यों बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। हमने समझाया कि तुमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऐड करने पे हुआ क्या कि वेपर प्रेशर लिक्विड का कम हो गया, अब पहले बराबर नहीं आ पा रहा है 100 पे भी। तो जब लिक्विड का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो अब एटमॉस्फेयर के बराबर वेपर प्रेशर बनाने के लिए लिक्विड को तुम्हें ज्यादा हीट करना पड़ेगा। ज्यादा हीट का मतलब ज्यादा टेम्परेचर पर, ज्यादा टेम्परेचर का मतलब ऑब्वियसली बात है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो इससे हमको ये पता चल गया, अभी इस चीज को थोड़ा रफ कर दे रहा हूं, इससे मुझको ये पता चल गया मेरा प्यारा बेटा कि अगर तुम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हो किसी भी लिक्विड के अंदर तो उस लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। और यही जो इंक्रीमेंट इन बॉइलिंग पॉइंट है, इसी इंक्रीमेंट इन बॉइलिंग पॉइंट को हम एक नाम देते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यहां तक की बातें तो समझ में आई। अब ये जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ है, सुनिएगा, अब अगर मैं इसकी मैथमेटिकल अप्रोच पर जाऊं, कि भाई मैथमेटिकल अप्रोच क्या है इसकी, तो मैथमेटिकल अप्रोच में ये कहानी निकल के आती है कि जो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हुआ है, मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट आया है, जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ है, वो बॉइलिंग पॉइंट उस सॉल्यूशन की मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात समझ लो मेरा बच्चा, मतलब ये जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो ये बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होके आया है, ये बॉइलिंग पॉइंट जो इंक्रीज होके आया है वो मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब क्या बात निकल के आ रही है कि जितना ज्यादा मोलल सॉल्यूशन होगा, जितनी ज्यादा मोलालिटी होगी, उसमें बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा इंक्रीज होगा। तुमने ज्यादा कंसंट्रेटेड, ज्यादा नमक मिला दिया तो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन भी ज्यादा होगा। रेफरेंस में या बुक्स में जनरली यहीं से लिखा होता है, आपको यहीं से लिखा मिलेगा कंटेंट, लेकिन मैं आपको इसको थोड़ा सा हल्का सा ड्राइव करके बता दे रहा हूं कि ये आया कहां से। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा लिटिल बिट आपको हल्का सा यहां पर इसको ड्राइव कर दे रहा हूं, ठीक है।
चलिए क्यों, कैसे निकला, एक बात समझ लो कि जो वेपर प्रेशर होता है वो प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के। गलत तो नहीं बोला, मतलब जितना वेपर प्रेशर में प्रोपोर्शनल, मतलब इक्विवेलेंट, एक तरीके से आप कह सकते हो इक्विवेलेंट, मतलब वेपर प्रेशर में जो कमी हो रही है वो बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीमेंट के बराबर है। वेपर प्रेशर में कमी होगी तो भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। और दोनों के दोनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मैं बता दूं दोनों के दोनों क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो प्रेशर की अगर मैं बात करूं, ये इतनी बात तो समझ में आई। तुम लोगों ने भी इससे पहले क्या पढ़ा था, जो बॉइलिंग पॉइंट में कमी आई थी, ध्यान दो, पी नॉट माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए, यही तो फॉर्मूला आया था। वो इक्वल टू क्या होता था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये इतनी बात समझी थी ना मैंने बच्चा। अगर इतनी बात समझी थी तो मैं इसी चीज को यहां पर भी वही लिख सकता हूं कि जो इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वो एक तरीके से प्रोपोर्शनल है या कांस्टेंट ही में मान लू, और वो किसके हैं, मोल फ्रैक्शन के। इतनी बात कह दिया मैंने, इसको थोड़ा मैं सुधार दे रहा हूं। मोल फ्रैक्शन की बात करूं तो क्या रहा था, एनबी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, ये निकल के आ गया। अगर सॉल्यूशन इफ बहुत डाइल्यूट है, ध्यान दो, सॉल्यूशन अगर डाइल्यूट है तो ये निगलेक्ट हो जाएगा, मतलब डेल्टा टीबी जो होगा वो क्या निकल के आएगा, एनबी डिवाइडेड बाई एनए। एनए नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, इसको मैं ओपन कर ले रहा हूं तो ये क्या निकला, वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। चीजें ध्यान दीजिए। अब डेल्टा टीबी देखो क्या निकल कर रहा है, के इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। लेट सपोज भाई केजी मान लो, क्या प्रॉब्लम है, इंटू एमए, इंटू क्या आ जाएगा एमए, और एमए को हमने यहां रख दिया। अब भाई ये भी तो कांस्टेंट है, सॉल्वेंट का मोलर मास थोड़ी चेंज हो जाएगा, मोलर मास तो कांस्टेंट ही है। इन दोनों को मैं क्या मानूं, एक कांस्टेंट है, ये दोनों के दोनों कांस्टेंट है, और ये इतनी चीज जो है होती है ये मोलालिटी के इक्वल है। तो क्या तुमको देखने में पता चला है, साफ साफ पता चला है कि जो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन है, जो इंक्रीमेंट है, जो इंक्रीज है बॉइलिंग पॉइंट में, वो मोलालिटी के क्या निकल के आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इतनी चीज समझ में आएगी, लेकिन आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपको यूज नहीं करना है। चलिए इतनी चीज समझिए तो मैं आगे के कंटेंट को आपको समझाता हूं, ठीक है, जल्दी देखिए। अब इतनी चीज बेटा जब तुम लोगों को समझ में आ गई तो मैं ये जो ड्राइव कराया हूं उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती तुम्हें कि भाई जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है, समझा तो दिया, लेकिन कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बोर्ड लेवल में कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो आपको उसको छोड़ देना दिमाग से, बस सीधे इतना समझो, ये कहानी यहां तक है। अब आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटता है मेरा प्यारा बेटा, वैसे ही यहां पर एक कांस्टेंट आता है, और इस कांस्टेंट को हम लोगों ने यहां पर केबी के रूप में एक्सप्रेस किया। अब ये जो केबी है, ध्यान देना, ये काम की चीज है, ये केबी जो होता है इसे हम जानते हैं किस नाम से मेरा प्यारा बेटा, मोलल इलिवेशन कांस्टेंट, इसे कहते हैं मोलल इलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इसका नाम एक और है, इसे हम जानते हैं इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट के नाम से, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट के नाम से। ये दोनों नाम यूज होते हैं बुक्स में और दोनों नाम से ये पूछा जा सकता है। अब मैं तुमको बता दूं, कभी कभी ये जो इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट है या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है, इसकी डिफिनेशन बोर्ड में एक नंबर में आ जाता है इन 1 मार्क्स। तो डिफिनेशन पे आते हैं, इसकी भाई डिफिनेशन समझ लेते हैं कि मोलल एलिवेशन कांस्टेंट क्या होता है। एक बात मेरा प्यारा बेटा बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लो, ये केवल यहां पर ही नहीं कहीं पर भी, क्योंकि ये डिफिनेशन किसको मैं डिफाइन करने जा रहा हूं, ये डिफिनेशन में कांस्टेंट की बताने जा रहा हूं, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो केमिस्ट्री हो। अगर किसी कांस्टेंट की डिफिनेशन आए तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, लेफ्ट साइड जो होता है इसको रीड करिए, और जो राइट साइड में है उसको तुम क्या कर दो, यूनिटी कर दो, उसे 1 कर दो, अपने आप कांस्टेंट की डिफिनेशन बन जाएगी। तो अगर मैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट की डिफिनेशन बनाऊं
क्या डिफिनेशन बनी, मैंने क्या समझाया, इसको पढ़िए। यू हैव टू रीड द टर्म विच इज रिटन इनटू द लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड में क्या टर्म लिखा है, पहले तो मैं इसको डिफाइन कर दे रहा हूं। इट कैन बी डिफाइन एज, इट कैन बी डिफाइन एज, ठीक, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, क्या मैंने बताया, लेफ्ट साइड को रीड करिए। क्या है लेफ्ट साइड, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या हो जाएगा, इट कैन बी डिफाइन एज क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इट कैन बी डिफाइन एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में कितना एलिवेशन हुआ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और राइट साइड को 1 करो। 1 का मतलब ये है क्या, मोलालिटी। और मोलालिटी को जब 1 करोगे तो क्या बोलोगे, 1 मोलल सॉल्यूशन। तो ऑफ 1 मोलल सॉल्यूशन बन गई डिफिनेशन, आराम से आती है ये मेरा बच्चा 1 नंबर में। ये 1 मोलल सॉल्यूशन 1 नंबर में डिफिनेशन आ जाता है एग्जाम में। तो इसको बिल्कुल ऐसा नहीं कि छोड़ के जाइएगा, ध्यान समझिए। अब मोलल कांस्टेंट की डिफिनेशन समझ में आ गई। मोलल कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट की डिफिनेशन आई, इधर रीड किया, इधर 1 बोला, तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की डिफिनेशन क्या होगी, इट कैन बी डिफाइंड एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसका, ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन। जब इतनी बात तुम लोगों को समझ में आई तो बेटा चलते हैं इसकी न्यूमेरिकल अप्रोच पे। न्यूमेरिकल अप्रोच का सर क्या मतलब, आपको मैंने पहले ही बताया था, ये तो वैसे तो फॉर्मूला आ ही गया है, लेकिन मैंने पहले ही बताया था कि कोलगेटिव प्रॉपर्टी का बेसिक काम क्या है कि तुम्हें ऑब्जर्व्ड मोलर मास निकालना है, किसका, सॉल्यूट का। सॉल्यूट का मोलर मास आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको करना क्या है भाई, फॉर्मूले को ओपन कर दो। फॉर्मूले को ओपन किया तो क्या निकल के आया, देखो देखो बोर्ड पे देखो सभी लोग, तो क्या निकल के आया, डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसके इक्वल है, केबी। मोलालिटी का फॉर्मूला पहले ही पढ़ाया था, क्या, WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू क्या निकल के आया था, WA इन ग्राम। यही तो फॉर्मूला आया था मोलालिटी का। अब आपको मेरा प्यारा बेटा ये बात दिमाग में रखनी है कि न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला इस तरीके से यूज होता है। मतलब मैं MB को फाइंड आउट करूं, क्वेश्चन आ भी सकता है, ऐसे आ सकता है कि डिराइव द एक्सप्रेशन, क्या कहेगा, डिराइव द एक्सप्रेशन, आता नहीं है लेकिन पूछ भी सकता है डेरिवेशन, कहेगा डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय द हेल्प ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की मदद से ये ऑब्जर्व्ड मोलर मास निकालो सॉल्यूट का, तो निकल क्या है, MB बराबर क्या निकलेगा, बाकी सारी चीज उधर चली जाएगी, क्या जाएगा, डेल्टा टीबी, सही ना, बाकी चीज उधर भेज दो, तो बाकी चीजों में MB उधर चला गया, तो क्या आ गया, KB इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई क्या जाएगा, डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या जाएगा, WA इन ग्राम। देखो मेरा प्यारा बेटा, ये आपके सामने ऑब्जर्व्ड मोलर मास जो है सॉल्यूट का, ऑब्जर्व्ड मोलर मास जो है, और किसका, सॉल्यूट का। ये सॉल्यूट का जो ऑब्जर्व्ड मोलर मास है ये निकल के आ गया। अब इसमें जितने भी टर्म्स हैं, सारे टर्म्स का मतलब बता दी चुका हूं, लेकिन तब भी आपको पता होना चाहिए। देखो क्या क्या, केबी क्या होता है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। केबी क्या होता है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। W क्या होता है, मास या फिर मेरा बच्चा क्या, वेट, किसका मास या वेट, सॉल्यूट का। डेल्टा टीबी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये WA क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। फॉर्मूले को याद रखो। और MB क्या होता है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब तुम्हें करना क्या है, फॉर्मूला याद रखना है। और फॉर्मूला में भी क्या फॉर्मूला ये याद रखना है, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम, मोलालिटी फॉर्मूला पहले याद किया था, तो पूरा फॉर्मूला क्या आ गया, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू WA इन ग्राम। जब इतनी चीज आपको समझ में आ गई तो इसका थोड़ा सा हल्का सा मैं ग्राफिकल अप्रोच समझा देता हूं, जो ग्राफिकल अप्रोच आपको बुक्स में मिलता है। देखिएगा ग्राफिकल अप्रोच में, ग्राफिकल अप्रोच में मेरा बच्चा है क्या, आपको बुक्स में कभी कभी एक ग्राफ ड्रॉ कर किया हुआ मिलेगा, ठीक। कभी कभी कहता है कि एक्सप्लेन द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बाय द ग्राफिकल वे। तो भाई ये हमने ड्रॉ किया ग्राफ एक,
हम ये ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं किसके बीच में, ये ग्राफ हम ड्रॉ कर दे रहे हैं वेपर प्रेशर, ठीक है, ये ग्राफ हम ड्रॉ कर दे रहे हैं वेपर प्रेशर या केबल प्रेशर, वेपर प्रेशर या फिर केबल प्रेशर, ठीक। और यहां पर हमने क्या बेटा मेंशन किया, टेम्परेचर, वेपर प्रेशर, और यहां पर हमने क्या मेंशन किया, टेम्परेचर। तो ये ग्राफ कभी कभी समझने की जरूरत हमें पड़ जाती है। अब मेरा बच्चा एक ध्यान देना, एक चीज हमको बताओ, हमको ये बताओ कि भाई पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि एक लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है प्योर लिक्विड का, कि उसके अंदर जब तुम सॉल्यूट मिला देते हो तब प्रेशर ज्यादा होता है, मींस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है कि सॉल्वेंट का। तो ऑब्वियस सी बात है, आप क्या बोलोगे कि सर सॉल्वेंट का एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक। आप क्या बोलोगे कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सर ज्यादा होता है। मैं पूछूंगा क्यों, आप कहोगे सर इसलिए क्योंकि सॉल्यूट के मिला देने पे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मिला देने पे वेपर प्रेशर कम हो जा रहा था। तो दो ग्राफ में अगर ड्रॉ करने की कोशिश करूं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, तो हमने कहा कि ये तो भाई हो गया, ये एक वेरिएशन हमने देखो यहां बनाया, ध्यान दीजिएगा, एक वेरिएशन हमने ये कहा, तो ये वेरिएशन हमने मेंशन किया किसका है, सॉल्वेंट का, ठीक। अब चूंकि आपको पता है सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है, तो भैया देखो ये जो नीचे ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा, ये सॉल्वेंट का हो गया और ये किसका हो जाएगा मेरा प्यारा बेटा, ये जो नीचे भाई नीचे वेपर प्रेशर जो होगा इस सॉल्यूशन का। और तुमसे कोई पूछे क्यों, तो आपको तो पता ही है ना कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम ही हो जाता है, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हो तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा किसी भी टेम्परेचर पे और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा, तो इसीलिए ग्राफ सॉल्वेंट का ऊपर है और सॉल्यूशन का नीचे है। बॉइलिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन याद करो, क्या होता था, ऐसा टेम्परेचर जिसपे लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाए। अब मैं इसे एक कंडीशन मान ले रहा हूं, मैंने कहा कि भैया ये हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमने माना कि ये क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कहानी समझिएगा, बॉइलिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप ये देखिए, आपने सीधे लाइन पे आए, ठीक, ये देखिए, अब आपने अगर इस चीज को नीचे की तरफ ले जाओ, ठीक, तो देखो कहानी कैसे रीड करोगे, कहानी कुछ ऐसे रीड करोगे मेरा बराबर, ध्यान दीजिएगा। आप करते क्या हो, एक्स एक्सिस की वैल्यू वाई पे देखते हो, यही तो करते हो। तो यहां पर देखिएगा ये टेम्परेचर, सुनिएगा, वो टेम्परेचर जिसपे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, 1 atm की वैल्यू है, डेफिनेशन उसको क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट तो कहते हैं। तो वो टेम्परेचर जिसपे किसका, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए, एटमॉस्फेयर के, तो वो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो ये सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को हमने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, टीबी नॉट, सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, टीबी नॉट, ठीक। अब यहां पर क्या है मेरा प्यारा बेटा, तुमने देखा कि टीबी नॉट जो है वो सॉल्वेंट का वेपर, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। अब वो टेम्परेचर, फिर सुनिएगा चीजों को थोड़ा चेंज करता हूं, हमने कहा वो टेम्परेचर, अब वो टेम्परेचर जिसपे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, वो टेम्परेचर जिसपे सॉल्यूशन का फिर सुनिए, वो टेम्परेचर जिसपे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के बराबर है, तो वो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा। मैंने सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को किससे रिप्रेजेंट किया, टीबी से। अब दोनों टर्मों पे ध्यान दो, ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। तुमने क्या देखा कि यहां पे बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट के एलिवेशन का मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इंक्रीज हो चुका है। पहले बॉइलिंग पॉइंट टीबी नॉट था, अब बॉइलिंग पॉइंट टीबी हो गया है। और ये जो यहां पर लिखा है टीबी नॉट का एक्सप्रेशन, ये टीबी नॉट एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट करता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब आपको अच्छे से एक्सप्रेशन पता होने चाहिए, मतलब मैं ये जो एक्सप्रेशन बना रहा था मेरा प्यारा बेटा, मैं इसको अगर दोबारा लिखूं क्या, कि डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एल, ठीक।
तो डेल्टा टीबी को तो मैं बोलूंगा कि कितना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ है। न्यूमेरिकल में अगर पूछा उसने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करो तो ये निकलेगा, या इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट निकलेगा। लेकिन ये होता किसके इक्वल है, ये तुम यहां पर देखो किसके इक्वल है, दिस माइनस दिस, तो ये किसके इक्वल निकल के आ रहा है, टीबी माइनस टीबी नॉट। तो डेल्टा टीबी देखो किसके बराबर निकला, टीबी माइनस टीबी नॉट इक्वल टू केबी इंटू एम। अब बिल्कुल अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लो, ये हो गया किसे, बॉइलिंग पॉइंट किसका, ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो तीनों टर्म अलग अलग हैं। ये क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो जब न्यूमेरिकल करिएगा तो न्यूमेरिकल करते समय थोड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी चीज है ये कि पहले ध्यान दो पूछा क्या गया है, क्या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछा है। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछा है तो मतलब वो टीबी हो गया। क्या उसने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पूछा है तब तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दोगे। मैं इसी को शॉर्टकट में अगर इसको यहां पर नोट की फॉर्म में लिख दूं, मैं यहां इसी को शॉर्टकट में नोट की फॉर्म में आपको मेंशन कराऊं, क्या निकल के आएगा। मतलब अगर तुमसे कोई पूछे कि भाई न्यूमेरिकल ऐसे आया कि दिस फला फला सॉल्यूट को हमने ऐड कर दिया और समथिंग करके, अब कहे कि फाइंड नाउ फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मैं फिर से बता दूं, सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट का मतलब वो क्या पूछना चाहता है, टीबी। ये टीबी क्या है, ये है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। अगर उसने कहा कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालो तो टीबी पूछ रहा है। और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होता किसके बराबर है, यहां पर देखो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट किसके बराबर निकलेगा, ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ये होता है डेल्टा टीबी के बराबर। तो इसको उधर दे देंगे, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, जो प्योर सॉल्वेंट का पहले था, जो प्योर सॉल्वेंट का पहले था बिना जब सॉल्यूट के मिलाए, और सॉल्यूट के मिलाने पे जो इंक्रीज हो गया उसी के तो बराबर होगा। गलत नहीं बोला भाई, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, जो उसका पहले बॉइलिंग पॉइंट था और जो इंक्रीज हो गया है, इंक्रीज वाले को ऐड कर दोगे पहले वाले में तो अब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकल के आ जाएगा। तो ये चीज बड़े ध्यान की चीज है न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय। जब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पूछेगा तो टीबी नॉट प्लस डेल्टा टीबी रखोगे। और मैं तुमको एक बात बता दूं, न्यूमेरिकल में 99% टीबी नॉट की वैल्यू नहीं दे रखी होती है, और कोई हिंट भी नहीं देता है। वो क्यों नहीं हिंट देता है, वो आपको न्यूमेरिकल में खुद समझना होगा कि वो एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहा है। और एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि सॉल्वेंट कौन है, वाटर, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तुमको पता रहता है वो कितना होता है 373। मतलब ये अपने आप तुमको 373 रखना होगा, ये ध्यान रखिएगा। मतलब वो बताएगा नहीं कि 373 रखो और समथिंग फ्ला फ्ला, तो ये 373 तुम्हें खुद रखना होगा। बात नंबर दूसरी, डेल्टा टीबी दे दिया तो बहुत अच्छी बात, नहीं दिया तो फॉर्मूला तो तुमको पता ही है, केबी इंटू एम, पूरा फॉर्मूला केबी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू एन ग्राम। मतलब अगर केबी डेल्टा टीबी दे दिया बहुत बढ़िया, नहीं दिया तो फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लिया, और तब आप सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालोगे। ये बहुत काम की चीज है, ध्यान रखिएगा न्यूमेरिकल के लिए। बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं इससे। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पूछेगा तो ओरिजिनल मतलब 373 एक्वस के केस में उसमें डेल्टा टीबी ऐड कर दोगे, डेल्टा टीबी निकालने का फॉर्मूला पता है। बच्चे क्या करते हैं कि पूछ कुछ भी रहा है, बस डेल्टा टीबी का फॉर्मूला लगाया कर दिया। तो एक बात तो ये। बात नंबर दूसरी, एक मैं और अच्छी चीज बताऊं तुमको, कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में ये समझ लो कि बॉइलिंग पॉइंट में अगर चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, माना डेल्टा टीबी दिया है, डेल्टा टीबी जो होता है वो डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन दोनों में इक्वल ही होता है, ध्यान रखिएगा। मतलब कहीं पे डेल्टा टीबी अगर ऐसे लिखा है कि माना लिखा है डेल्टा टीबी इक्वल टू 0.5 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में भी 0.5 केल्विन रहेगा। ये नहीं कि वो 9th 10th में पढ़ लिया है कि केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड कर दो, तो स्टाइल मारा और ऐड कर दिया, नहीं। जो चेंज होता है वो चेंज डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों में सेम होता है, चेंज नहीं बदलता है। तो ये हिंट याद रखिएगा। कभी कभी बच्चों को डेल्टा टीबी दे रखा होता है, अब वो सोचते हैं केल्विन में रखा है तो 373 ऐड कर देते हैं, नहीं। चेंज जो है कोई भी चेंज वो डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों में सेम होता है, ठीक।
तो ये बात अपने ध्यान रखिएगा। क्यों सेम होता है आपको पता ही होना चाहिए। माना पहले अगर 100 डिग्री सेल्सियस है, अब 105 है डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में चेंज देखो कितना आया, चेंज आया 5 डिग्री सेल्सियस का। केल्विन में देख लो 100 का मतलब 373 केल्विन, ये कितना आ जाएगा 378 केल्विन, तो यहां भी चेंज कितना निकल के आ रहा है 5 केल्विन। तो जब चेंज है वो डिग्री सेल्सियस केल्विन दोनों में इक्वल होता है। इतनी बात समझ लो। जब इतनी बात समझ लिया तो अब आप थोड़ा सा रेडी हो न्यूमेरिकल अप्रोच को समझने के लिए। अब मैं आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकल एक दो आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और ये सब न्यूमेरिकल बता दे रहा हूं दो, और इसके बाद आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। देखिए बेटा, अब हमने डिफिनेशन समझा, हम लोगों ने उसके बारे में जो मैथमेटिकल अप्रोच थी वो समझा, फॉर्मूला समझा। सारी चीज समझने के बाद अब आपके सामने देखिए फॉर्मूला निकल के आ जाता है। क्या फॉर्मूला निकल के आया कि भाई जो डेल्टा टीबी का न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला यूज करोगे वो फॉर्मूला आपके सामने दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम, एम मोलालिटी का फॉर्मूला। ये आप फॉर्मूला न्यूमेरिकल के लिए क्या करोगे, यूज करोगे। केबी का एक फॉर्मूला और होता है बेटा, ये केबी का एक फॉर्मूला है mRTB नॉट स्क्वायर 1000 इंटू डेल्टा एच वेपराइजेशन। अच्छा, चूंकि बुक में फॉर्मूला खाली लिखा है, इस पर बस न्यूमेरिकल नहीं आते, उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। m सॉल्वेंट का मोलर मास, r गैस कांस्टेंट, TB नॉट सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, और डेल्टा एच वेपराइजेशन जो मोलर एंथैल्पी है, मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। जब इतनी चीज तुम लोगों को थोड़ा सा समझ में आई तो ये फॉर्मूला जो है ये मे बी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तुम्हें काम आ जाए, इसके अलावा कोई रिक्वायरमेंट नहीं। मतलब 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कह रहा है कि बताओ केबी इज इक्वलेंट टू, केबी किसके इक्वल है, तो शायद वो काम आ जाए। अदरवाइज न्यूमेरिकल अगर बोर्ड वाइज में देखूं तो बोर्ड में न्यूमेरिकल के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको बस केवल ये फॉर्मूला अगर पता है तो आप आराम से क्वेश्चन को कर ले जाओगे। मैं एक न्यूमेरिकल बता रहा हूं, उस न्यूमेरिकल से आपका थोड़ा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उसके बाद मैं इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को थोड़ा समझाऊंगा। क्वेश्चन को रीड करिए अच्छे से, क्वेश्चन को समझिए, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा है। मैं हमेशा बोला हूं क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन ढूंढ लिया करो, बिल्कुल क्वेश्चन आया नहीं आंखें बिल्कुल तुरंत गिवन को ढूंढने में लग जाए। गिवन में देखो है क्या, सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है, ग्लूकोज, और ये इसका क्या दे रखा है, मास। भाई सॉल्यूट है, सॉल्यूट का मास WB, तो WB दे रखा है, तुरंत लिख लिया। अब इसमें सबके मास को ऐड करोगे तो MB तो अपने आप ही आ जाएगा, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 60, तो MB भी आ गया। देखो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट भी तुरंत निकल के आ गया, दैट इज यू गेट 180 अराउंड। ठीक, आप ऐड करो 180 आ जाएगा। डिसॉल्व किसमें कर रहे हैं, इन दिस, मतलब ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का मास भी दे रखा है WA, कितना दे रखा है 1 kg, सब कुछ ग्राम में रख रहे हैं तो इसको भी ग्राम में रखें 1000 ग्राम। क्लियर। अब क्या है, क्या रहा है क्वेश्चन में ध्यान दो, कह रहा है किस टेम्परेचर पे अब वाटर बॉईल करेगा, अब कब कितने टेम्परेचर बॉईल करेगा। अब मींस मिला देने पे जो ग्लूकोज था, मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है, मतलब डेल्टा टीबी नहीं पूछ रहा है, ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखो। कह रहा है किस टेम्परेचर पे आप वाटर बॉईल करेगा, मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है, मतलब पूछ क्या रहा है, वो टीबी पूछ रहा है। अच्छा, मैं फिर से बताया था, ये देखो क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन, और स्टैंडर्ड कंडीशन पे टीबी नॉट फिक्स होता है, नॉर्मल कंडीशन पे, स्टैंडर्ड कंडीशन पे टीबी नॉट फिक्स होता है। कितना होता है 373 केल्विन। मैंने पहले ही बोला था मेरा प्यारा बच्चा कि तुमको टीबी निकालना है, तो टीबी कैसे निकालोगे, यू हैव टू फाइंड आउट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो करना क्या होगा, जो टीबी नॉट होता है उसमें डेल्टा टीबी को ऐड कर दोगे। क्या परेशानी, डेल्टा टीबी निकालो। डेल्टा टीबी फॉर्मूला पढ़ ही चुके हो, क्या होता है फॉर्मूला, केबी इंटू क्या फॉर्मूला हो गया, WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू WA इन ग्राम। सारी वैल्यू देखो, केबी भी दे रखा होगा, हाँ दिया हुआ है कितना 0.52, WB कितना दे रखा है 18 इंटू कितना आ गया 1000, MB कितना है 180 इंटू WA वो भी कितना दे रखा है 1000। पूरा सॉल्व कर लिया। जहां सॉल्व किया तो देखा कि आपको डेल्टा टीबी कितना है 0.052 केल्विन, डेल्टा टीबी कितना आया। तो जब आ गया तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकाल लो, कितना आ जाएगा 373 प्लस 0.052।
कितना आया सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 373.0.52 केल्विन। चलो ये इतनी वैल्यू आ गई। अब इतनी जब वैल्यू आ गई तो अब इसका ये इतनी चीज ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल बड़ा आसान होता है। अब मैं एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन बताने के बाद इस टॉपिक को कंप्लीट करता हूं, ठीक है। इसका कंसेप्चुअल क्वेश्चन बिल्कुल वैसा है जैसे वहां पर था। अगर मैं 3-4 चीजें लिख के दूं, ध्यान दे, मैं वहां लिख के दूं 0.1 मोलैरिटी KCl, एक दे दिया। मैंने लिख दिया 0.1 मोलैरिटी ग्लूकोज या यूरिया ही लिख दूं मैं, 0.1 मोलैरिटी यूरिया लिख दिया मैंने लिख दिया 0.1 मोलैरिटी सोडियम सल्फेट, और हमने क्या लिख दिया 0.1 मोलैरिटी K2FeCl का होल 6। अब ये देखो 4 चीजें दे रखी हैं, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। मैं इसको लिख दे रहा हूं ये फर्स्ट, इसको मैं लिख दे रहा हूं ये सेकंड, मैं इसको लिख दे रहा हूं ये थर्ड, इसको मैं लिख दे रहा हूं फोर्थ। समझिएगा, यहां गलती करते हैं बच्चे। क्वेश्चन में माना उसने ये कहा अरेंज देम, कैसे, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर। अब इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। इसमें भी वो गेम कर देता है एग्जामिनर, कैसे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, या फिर केवल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसमें उतना ज्यादा वेरिएशन नहीं है, देखो फ्रीजिंग पॉइंट में थोड़ा चेंज आ जाएगा, लेकिन यहां पे लगभग दोनों एक ही चीज हो गई। क्यों दोनों एक ही चीज हो गई? क्योंकि अगर किसी सॉल्यूशन में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा ही निकल के आएगा। भाई जैसा सबका पहले बॉइलिंग पॉइंट 100 है, एक का 100 है, दूसरे का 110 है, 5 का इंक्रीमेंट आया तो 105, ये 115, तो जिसमें या उसमें 8 का इंक्रीमेंट आया तो 118 हो गया। या दोनों को मैं समान हूं, इसका भी बॉइलिंग पॉइंट 100, इसका भी बॉइलिंग पॉइंट 100, एक में 5 का इंक्रीमेंट 105, इसमें 8 का इंक्रीमेंट 108, तो जिसमें इंक्रीमेंट ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है। तो ये दोनों लगभग सेम है, फ्रीजिंग पॉइंट में उल्टा हो जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो अब अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग। पिछली क्लास में भी क्या समझा था, आपने पढ़ा था कि जो भाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, ये है क्या, ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये तो पढ़ा था कि भाई ये क्या है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। किस पे डिपेंड करती है? सीधे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है, यही सिखाया था, याद करो। अब अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है तो ये कितने में टूटेगा? देखो ये 2 में टूटेगा, K+Cl-, नो डिसोसिएट, नहीं टूटेगा। ये कितने में टूटेगा? 2 Na+ में, 1 SO4 2- में। ये कितने में टूटेगा? 2K+ में, यहां K4 ले रहा हूं, ठीक, मैंने फॉर्मूला गलत लिख दिया, ठीक, तो ये किसमें टूटेगा? 4K+ में, और किसमें टूटेगा? ये कॉम्प्लेक्स जो है FeCl का होल 6 4-। तुमने क्या देखा? इसमें टोटल पार्टिकल कितने निकल के आए हैं? 2, इसमें पार्टिकल 0, इसमें पार्टिकल 3, इसमें टोटल पार्टिकल 5, और कंसंट्रेशन तो सबका सेम है। कंसंट्रेशन भी कभी कभी वो चेंज कर देता है, मैं लास्ट में प्रैक्टिस कराऊंगा, अभी तो जैसे नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। तो जितने ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल उतने ही ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब उतना ही एलिवेशन पॉइंट, मतलब उतना ही बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो ऑर्डर क्या निकल गया? इंक्रीज। सबसे कम किसमें आएगा? यूरिया में, सेकंड, फिर किसमें? फर्स्ट वाले में, फिर किसमें? 3 पार्टिकल इसमें है, और सबसे ज्यादा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसमें मिलेगा? 4th में। आपने देखिए अरेंज कर लिया। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, समझ में आ जाना चाहिए कि भाई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? सॉल्यूट को ऐड करोगे वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, ज्यादा हीट करना पड़ेगा एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के बराबर होने के लिए। ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, Kb into m, K मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर एक और नाम एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। डेफिनेशन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन, और न्यूमेरिकल अप्रोच भी मैंने सिखाई। अब आप इसके कम से कम 10, 15, 20 न्यूमेरिकल लगाइए, जहां कहीं भी प्रॉब्लम आती है हम लोग डिस्कस करेंगे, बुकलेट के क्वेश्चन ट्राई करिएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आपसे मिलेंगे एक नई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ, और वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जस्ट अपोजिट ऑफ दैट।
क्लियर है मेरा प्यारा बेटा? थैंक यू।